बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एआर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 नुकात पर मुश्तमिल गजा अमन मंसूबा है क्या? क्या माइनस हमास किसी भी किस्म का गजा अमन मंसूबा कामयाब हो सकता है? क्या हमास इसराइल और अमेरिका के आगे हथियार डालने के लिए तैयार है? क्या तमाम अरब ममालिक ने गजा का सौदा कर दिया है? क्या मुस्तकबिल में ईरान भी अब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया टॉक करते हुए इस बात का ऐलान किया कि वो 20 नुकात पर मुश्तमिल गजा अमन मंसूबा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। ये एक तारीखी दिन है। गजा के अंदर जंग अब खत्म होने जा रही है और हमास से ये कहा गया है कि हमास इस मंसूबे को कबूल करे, इस पर अमल करे। अगर हमास ने इस मंसूबे पर अमल ना किया तो इसराइल को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दे दिया जाएगा कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ये मंसूबा है क्या? सबसे पहले इसको समझना बड़ा जरूरी है। 20 नुकात पर मुश्तमिल ये फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत सबसे पहले गजा के अंदर एक अबूरी गैर सियासी टेक्नोक्रेट्स की एक गवर्नमेंट कायम की जाएगी और ये गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर प्रोफेशनल्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। ये गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के अफेयर्स को और अवामी खिदमत के मामलात को देखेगी और इस अबूरी हुकूमत को ऑब्जर्व करने के लिए, इसकी निगरानी करने के लिए एक इंटरनेशनल पीस बोर्ड कायम किया जाएगा। और ये जो इंटरनेशनल पीस बोर्ड है, इसकी सरबराही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और इस बोर्ड की जो दूसरी अहम तरीन शख्सियत जिसके बारे में ऐलान किया गया है वो बोर्ड का हिस्सा होंगी, वो साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर, वो इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। और इस बोर्ड के हवाले से ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रोफेशनल्स हैं वो इक्तसादी पॉलिसीज तैयार करेंगे, गजा की तामीर नौ से मुताल्लिक मामलात को देखेंगे, जितनी इंटरनेशनल फंडिंग आएगी उसको ये मॉनिटर करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि एक फोर्स कायम की जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स कायम की जाएगी गजा के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। और ये जो फोर्स है इसकी तरबियत तक और इसको बनाने के लिए तमाम अरब ममालिक, अमेरिका के पार्टनर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। गजा की पुलिस को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बात को भी वाज़े तौर पर बताया गया है कि ये जो इनखला का अमल है कि इसराइली फौजें गजा से निकल जाएंगी, ये एकदम नहीं होगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि जब तक अबूरी हुकूमत इस काबिल नहीं हो जाती कि वो मामलात को चलाए, वो सिस्टम को टेक ओवर करने के लिए इस काबिल नहीं हो जाती, तब तक फलस्तीनी अथॉरिटी को ये कंट्रोल नहीं दिया जाएगा कि वो मामलात को रन करे। और उस वक्त तक इसराइल की फौजें वो ऑन ग्राउंड मौजूद रहेंगी। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात ये भी कही गई है कि इसराइल वो गजा के ऊपर कब्जा नहीं करेगा या इल्हाक का ऐलान नहीं करेगा। ये बड़े वाज़े तौर पर कहा गया है। मगर जहां ये ऐलान किया गया है वहीं पर इसराइली वजीर आजम ने इब्रानी ज़बान में इसराइली अवाम से खिताब किया और ये कहा कि किसी भी किस्म की फ़लस्तीनी रियासत को उन्होंने तस्लीम नहीं किया, ना ही ट्रंप से इस मसले के ऊपर कोई बात हुई है। जो सबसे अहम तरीन नुक्ता है वो ये है कि हमास इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हमास को सरेंडर करना है,
हमास अगर सरेंडर करेगी तो आम माफी मिलेगी, और वो लोग जो गजा को या फलस्तीन को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं उनको भी इनखला का रास्ता दिया जाएगा, एक सेफ पैसेज दिया जाएगा और उन ममालिक की मर्जी और मंशा से दिया जाएगा। ये जो अबूरी हुकूमत है ये काम तो गजा में करेगी मगर ये ऑपरेट करेगी मिस्र से बैठकर, यानी कि एक कॉलोनियल रूल के अंदर हम जा रहे हैं कि एक अमेरिकन गवर्नमेंट है और अमेरिकन गवर्नमेंट न्यूयॉर्क से या वाशिंगटन से बैठ के रिमोट के जरिए गजा को कंट्रोल करेगी और गजा को चलाएगी। अब तक किसी मुसलमान रुकन का नाम नहीं आया, किसी फलस्तीनी शख्स का नाम उस बोर्ड के हवाले से नहीं आया, सिर्फ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम हमारे सामने और टोनी ब्लेयर का नाम हमारे सामने है। अब जहां पर हमास की बात की जा रही है तो हमास के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो तमाम धड़े हैं फलस्तीन के वो भी इसके अंदर किसी भी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं रखेंगे। एक बात ये कही जा रही है कि एक मुकालमे का आगाज किया जाएगा, एक डिबेट होगी, एक नैरेटिव बिल्डिंग होगी फलस्तीनियों के लिए और इसराइलियों के लिए, जो उनकी जहन साजी है उसको तब्दील किया जाए और ये बाहमी ताउन के लिए, हमाहंगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये तो थे वो बड़े बुनियादी नुकात के अबूरी हुकूमत कैसी होगी, वो कैसे काम करेगी, उसके ऊपर एक पीस बोर्ड होगा, एक सिक्योरिटी फोर्स तैयार की जाएगी, इक्तसादी जोन बनेंगे, इक्तसादी पॉलिसीज बनेंगी, तामीर नौ का काम होगा, ये सब कुछ किया जाएगा और उसके बाद अगर फलस्तीनी इस काबिल हुए तो उनको निजाम चलाने का मौका दिया जाएगा। मगर 72 घंटों की एक डेडलाइन दी गई है कि इस मंसूबे को हमास को मनोअन कबूल करना है और तमाम कैदियों को रिहा करना है, तमाम इसराइलियों की लाशें वापस करनी है और इसके बदले जो फलस्तीनी इसराइल की कैद में है वो सब रिहा होंगे। 251 हैं, 1700 कुछ हैं, ये वो इब्तदाई फिगर्स हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं, इन सबको रिहाई मिल जाएगी और फलस्तीनियों की लाशें या मैयतें जो इसराइल के पास हैं वो हैंड ओवर कर दी जाएंगी गजा के लोगों को, और उसके बाद फिर फौरी तौर पर एक जंग बंदी होगी, किसी भी किस्म का कोई हमला नहीं होगा, न जमीनी न फिजाई, और फिर एक इमदाद का सिलसिला शुरू होगा। इमदाद के हवाले से भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज, हिलाल अहमर, इसी तरह से जो बैन अक़वामी तंजीमें हैं जिनका किसी भी किस्म का ताल्लुक ना इसराइल के साथ होगा ना हमास के साथ होगा और वो न्यूट्रल होंगे, उनको इमदाद प्रोवाइड करने का मौका दिया जाएगा। इमदाद को भी डिफाइन किया गया है। इमदाद से मतलब खुराक है, अद्वियात हैं, पानी है, बिजली है, मेडिकल एड है, ये सारी की सारी इमदाद है, और तो और मशीनरी भी दी जाएगी ताकि सड़कों को बहाल किया जाए, उसकी स्ट्रक्चरिंग को बेहतर किया जाए। अब ये जो मंसूबा है जिसके अंदर हमास को हथियार भी डालने हैं, हमास का हुकूमत में कोई रोल नहीं है, हमास को मुल्क भी छोड़ना पड़ सकता है, और हमास यानी माइनस हमास एक फार्मूला है। इसराइल हर जगह पे प्रेजेंट है, इसराइल की फौजें मौजूद हैं जो मॉनिटर करेंगी, इसराइल की तसल्ली के लिए ट्रंप सबसे पहले खुद मौजूद है, टोनी ब्लेयर जैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इराक में झूठ बोलकर जंग का पार्ट बना दिया बरतानिया को। तो सारे चेक एंड बैलेंस इसराइल के हक में जा रहे हैं, और जो मुआहिदा है उसमें जो ट्रंप बातें कर रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो नेतन्याहू अपनी अवाम से कर रहे हैं वो डिफरेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अरब वर्ल्ड की एक विक्ट्री है, और विक्ट्री इस तरीके से है कि कम से कम जो मंसूबा रियल स्टेट का गजा के हवाले से ट्रंप ने बनाया था ये वो मंसूबा नहीं है, और कम से कम ये जो इल्हाक और जम करने की और कब्जा करने की बातें हो रही थी उससे पीछे हट गया। मगर टेक्निकली तो कब्जा हो गया है। जब गवर्नमेंट, एक डमी गवर्नमेंट लाकर आप इम्पोज कर देंगे पैराशूट के जरिए, और आप उन तमाम लोगों को ताकत और इख्तियार दे देंगे जो फलस्तीनी नहीं है, फलस्तीनियों के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, तो वो तो एक तरह से कैद हैं, वो तो एक तरह से यरगमाल हैं, वो आजाद तो नहीं है।
और फिर उससे बढ़ के अब सवाल ये है कि हमास ने क्या रिस्पॉन्ड करना और कैसे करना है। कतरी हुकाम ने हमास को ये एग्रीमेंट दे दिया है और वो कह रहे हैं कि वो संजीदगी के साथ इस मामले पर गौर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी अहम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइली वजीर आजम ने कतरी प्राइम मिनिस्टर को रमीर को कॉल की और उनसे माफी मांगी दोहा पर हमले के हवाले से, और ये यकीन दहानी भी कराई कि नेक्स्ट टाइम इस किस्म का कोई वाकया नहीं होगा। अब ये यकीन दहानी कितनी देर तक बरकरार रह सकेगी, क्या ये तसल्ली व तशफ़ी के लिए काफ़ी है? जो पाकिस्तान दिफाई मुआहिदा कर रहा था और मजीद मुल्कों से तवक्को की जा रही थी कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर किसी भी किस्म का कोई पीस एग्रीमेंट करेंगे, तो क्या ये कोई नया एग्रीमेंट हो पाएगा? क्योंकि डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अब हमास क्या जवाब देती है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। हमास 7 अक्टूबर किसके लिए किया गया? हमास किसके लिए लड़ रही थी? इस्माइल हानिया ने किसके लिए जान दी? याहिया सिनवार ने किसके लिए अपनी जान दी? वो जो हजारों सैकड़ों हमास के जांबाज शहीद हुए, कुर्बानियां दी, पूरी फलस्तीन की एक नस्ल मिट गई, वो किस लिए? क्या इस दिन के लिए कि इसराइल की एक पपेट, एक डमी गवर्नमेंट गजा के ऊपर आकर कब्जा कर ले, कि वो जिला वतन कर दिए जाएं, वो हथियार डालने पर मजबूर कर दिए जाएं? हथियार तो एक सुर्ख लकीर होगी हमास के लिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमास किसी सूरत इसको तस्लीम नहीं करे। अब हमास पर प्रेशर कैसे डाला जा रहा है? हमास पर प्रेशर डाला जा रहा है कि जनाब ये देखें, 8 अरब मुस्लिम ममालिक ये ट्रंप के साथ हैं और इस माहिदे की तारीफ कर रहे हैं और इस माहिदे को सपोर्ट कर रहे हैं और खैर मकदम कर रहे हैं, और अब हमास के पास कोई अपॉर्चुनिटी। इन 8 मुल्कों में से एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो हमास की इस जंग में हमास के साथ हो, जिसने हमास को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी हो, जिसने हमास को प्रॉपर किसी भी किस्म का इस जंग में मदद दी हो। ये सब तमाशबीन है, ये सब मुनाफिक हैं जो सिर्फ मुजम्मतें करते रहे, एहतजाज करते रहे, तकरीरें करते रहे। उन्होंने प्रैक्टिकली इस जंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया उन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात 64,000 लोगों के शहीद होने के बावजूद मुअत्तल नहीं किए, तजारती मुआहिदे खत्म नहीं किए, किसी किस्म के दफाई मुआहिदे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने ताल्लुकात को उसी तरीके से रखा जैसे पहले थे। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या ये जो अरब ममालिक हैं इनका प्रेशर हमास ले लेगा? मेरा ख्याल है कि नहीं लेगा। और हमास को अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो एक मुल्क है और वो ईरान है। ईरान के हवाले से अमेरिकी सदर की प्रेडिक्शन है, मेरा ख्याल है कि ये ख्वाहिश हो सकती है, इसका प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। अब ख्वाहिश क्या है? वो ये कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि ईरान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा होगा, यानी ईरान इसराइल को तस्लीम कर लेगा और दोस्ताना ताल्लुकात की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मगर क्या ईरान भूल जाएगा जो कुछ ईरान के साथ हुआ? ईरान को तो एक थ्रेट के तौर पर लिया जाता है और ईरान ने पूरा साथ दिया है हमास का इस पूरी जंग के अंदर। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि ये जो शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और तैयब उर्दुगान से भी कोई उम्मीद थी, लेकिन इन सब ने ट्रंप का साथ देकर साथ नहीं दिया बल्कि सौदा कर दिया। इसराइल को कहीं काउंटेबल नहीं ठहराया गया, इसराइल को कहीं सिलेंडर करने पर मजबूर नहीं किया गया, इसराइल से कोई जवाब तलबी नहीं की गई और उसको किसी जगह पे उसको बैक स्टेप करने का नहीं कहा। वो उस वक्त तक मौजूद है जब तक कि अबूरी हुकूमत इस काबिल नहीं हो जाती कि वो सिस्टम को चलाए। इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ ये मुआहिदा करता है, लेकिन गजा के लोगों का डिफेंस इसमें शामिल नहीं है। गजा के लोगों का डिफेंस इसराइल के हाथ में है, वो जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वो उड़ा सकते हैं। अब ये मुआहिदा चल पाता है। कुछ लोगों का एक ख्याल है कि ये मुआहिदा मुज़ाकरात की इब्तिदा है, ये आगाज है, ये उस शिकस्त का इतराफ़ है कि ये हथियार के जरिए जंग नहीं जीती जा सकती।
आप लोगों को मार कर लोगों के दिलों और दिमागों को फतह नहीं कर सकते। आपको बिलाखिर टेबल पर आना पड़ेगा और मुकालमा करना पड़ेगा। बहरहाल ये जो इसराइल को तस्लीम करने का फार्मूला है, ईरान तो बहुत बाद में आएगा, शायद पाकिस्तान के लिए पहले इब्राहिम अकॉर्ड को पेश कर दिया जाए। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान दो रियासती हल के बगैर इसराइल को तस्लीम कर सकता है? क्या पाकिस्तान गजा का सौदा कर सकता है? क्या पाकिस्तान की फौजें जो सऊदी अरब का दिफा कर सकती हैं वो गजा के लोगों का दिफा क्यों नहीं कर सकती? एक बड़ा सवाल है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल यार खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।